नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महापौर नीरज पाल ने क्षेत्रों के विभिन्न गौठानों का निरीक्षण कर कहा, गौठान में उपलब्ध है सारी व्यवस्था। सिविल परीक्षा 2022 के जारी हुए परिणाम। यूपीएससी परीक्षा में बिलासपुर के अभिषेक ने फहराया परचम। 3 साल से सिटी बसों का संचालन हुआ ठप, वहीं 56 बसें कबाड़ में हुई तब्दील, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। 25 मई को मनाया गया झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस, वहीं नक्सल हिंसा में शहीद हुए वीर जवानों को दुर्ग पुलिस ने अर्पित की श्रद्धांजलि। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई महापौर नीरज पाल ने डी मार्ट के समीप एवं कोसानगर गौठान का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने गौठान में मौजूद सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भिलाई नगर पालिक निगम के महापौर नीरज पाल ने आज डी मार्ट के समीप एवं कोसानगर गौठान का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने गौठान में मौजूद सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा स्व सहायता समूह की महिलाओं एवं उपस्थित अधिकारियों के साथ आजीविका मूलक गतिविधियों को लेकर चर्चा की। गौठान की देखरेख करने वाले कर्मचारी तथा उपस्थित स्व सहायता समूह की महिलाओं व अधिकारियों ने महापौर को जानकारी देते हुए बताया कि गौठान में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी उपलब्ध है। पशुओं की देखभाल अच्छे से की जा रही है। पशु चिकित्सालय के चिकित्सक पशुओं का निरंतर परीक्षण और उपचार कर रहे हैं। गौ सेवकों के माध्यम से हरा चारा प्रतिदिन उपलब्ध हो रहा है। पशुपालकों से गोबर खरीदकर उच्च गुणवत्ता का वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। पशुओं के लिए शेड की व्यवस्था मौजूद है। मवेशियों की उचित देखभाल के लिए गौठान में कर्मचारी उपलब्ध हैं। महापौर नीरज पाल ने निरीक्षण के दौरान कहा कि गौठान में हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद है। इसके बावजूद किसी भी प्रकार का भ्रम न फैलाएं। निरीक्षण के दौरान जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, उप अभियंता अर्पित बंजारे एवं पुरुषोत्तम सिन्हा मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। लोक सेवा आयोग संघ की सिविल परीक्षा 2022 के परिणाम आते ही सफल होने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के अभिषेक चतुर्वेदी ने लोक सेवा आयोग संघ परीक्षा की सीढ़ी को सफलतापूर्वक पार कर दिया है। परिणाम आते ही अभिषेक के घर और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अभिषेक की मां संगीता चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बचपन से ही अभिषेक पढ़ने में तेज है और अभिषेक के नाना जी ने उसके 1 साल पूरे होने पर कह दिया था कि वो बड़ा होकर IAS या IPS बनेगा। वहीं अभिषेक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और शिक्षकों को दिया है। वहीं UPSC परीक्षा पास करने के लिए किन परिस्थितियों से उन्हें 2-4 होना पड़ा, इसके बारे में भी अभिषेक ने बताया। 3 बार UPSC में विफल होने के बाद चौथे प्रयास में सफलता पाने के बाद अब रैंक के अनुसार IPS बनने की स्थिति में है। वहीं उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी कोई भी मिले उसका परिपालन पूरी ईमानदारी से करना उनका लक्ष्य रहेगा। खुशी तो बहुत हो रही है और खुशी के तो मतलब कोई लिमिट नहीं है और बस यही बोलेंगे। बिल्कुल बचपन से ही उसकी मतलब हम लोग बचपन से ही उसके नाना बोलते थे कि मतलब मेरा नाती IAS IPS बनेगा। जब वो 1 साल का था तब से उसके बिल्कुल मतलब पेशेंस था उसके अंदर हर चीज़ के। बधाई संदेश मिल रहे होंगे। बिल्कुल बहुत 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 सब अपनों के आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं। जो उसको बचपन से गोद में खिलाए हैं उन लोग के आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सब। ये जो बच्चे तैयारी करते हैं जी, उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पेरेंट्स को तो यही कहेंगे कि मतलब आप अपने बच्चों को मतलब बच्चों की क्वालिटी के अनुसार आप खुद जज कर सकते हैं कि बच्चे का क्या है। उसके अनुसार विश्वास को बनाए रखिए और मतलब उसका मनोबल को गिरने मत दीजिए। पीछे से सपोर्ट हमेशा करते रहिए और कभी घरेलू चीज़ें बच्चों से शेयर मत कीजिए। इस सब चीज़ों में इंटरफेयर नहीं होने दीजिए। ये बहुत खुशी हो रही है। इस एग्ज़ाम के पीछे मैं पिछले 4 साल से लगा हुआ था और पहले 3 प्रयासों में असफलता मिली, तो इस बार सफलता मिल रही है तो दुगनी खुशी हो रही है काफ़ी। और एक रिलीफ भी है कि अब फाइनली ये जर्नी एंड हो रही है। काफ़ी समय लगा दिया इसमें और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी थी। किस तरीके से तैयारियाँ शुरू की थी इसके लिए आप और किन किन चुनौतियों से मिली आपने? तैयारी मैंने 2018 में शुरू की थी। मैं दिल्ली में 1.5 साल के लिए कोचिंग करने गया था वहाँ पे और बेसिक किताबें NCERT वगैरह पढ़ी थी। और चुनौतियाँ तो काफ़ी आती हैं, मतलब कई बार कंपटीशन में लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कई बार टेस्ट में नंबर कम आते हैं, तो बहुत चीज़ें डिमोरलाइज़ करती हैं। लेकिन काफ़ी आत्मविश्वास था मुझे कि मतलब हो जाएगा, मेहनत करते रहूँगा तो हो जाएगा। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ने काफ़ी मदद किया मतलब सारी चुनौतियों को झेलने में। IPS लगभग आपको तय हो गया है, क्या कुछ उसके लिए काम करेंगे प्रदेश के लिए, क्या कुछ मोटिव रखेंगे? जी मतलब सर्विस चाहे जो भी मिले, मेरा लक्ष्य तो यही रहेगा कि मेरी हाथ में और मेरी कैपेबिलिटी में जो भी है कुछ भी मैं छोड़ूँ ना,
हर प्रयास रहेगा कि मतलब हमारे प्रदेश में या जो भी कार्डर मुझे मिलता है वहाँ पे जितना ज़्यादा से अच्छा काम हो सके वो करना है, जनता के लिए काम करना है। अल्टीमेटली ये पब्लिक सर्विस है, तो वही कोशिश रहेगी मेरी। क्या कुछ मूल मंत्र रहा है आपकी सफलता के पीछे, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? जी, मेरी सफलता के पीछे मूल मंत्र तो बस इतना ही था कि खुद पे विश्वास बनाए रखना है और जितनी मेहनत हो सके उतनी करते रहो। मेहनत का कोई शॉर्टकट तो है नहीं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बस यही कहूँगा कि काफ़ी लिमिटेड मटेरियल से पढ़िए और मल्टीपल रिवीजन करिए आप, वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको रिटेन हो सके जो भी आपने पढ़ा है। और कभी भी अपना आत्मविश्वास को डगमगाने मत दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। निगम में खड़ी सभी 56 बसें कबाड़ हो चुकी है। इन बसों को खरीदने राज्य सरकार द्वारा भिलाई निगम के संचित निधि से लिए 10 करोड़ रुपए डूब गए। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने तथा सस्ते दर पर आवागमन के लिए साल 2015 में ये योजना शुरू की थी। दुर्ग भिलाई में 130 करोड़ की लागत से ये योजना शुरू की गई थी। शुरुआत में 115 बसों का लक्ष्य था, लेकिन दुर्ग जिले के लिए सिर्फ 70 बसें ही उपलब्ध कराई गई थी। उसमें भी 56 बसें ही सड़कों पर दौड़ रही थी। 13 नई बसें परमिट नहीं मिलने के चलते कबाड़ में तब्दील हो गई। 3 साल में 56 नई बसें भी कंडम हो गई। ठेका एजेंसी इसका टायर तक नहीं बदल पा रहा है। आज पूरी बसें कबाड़ हो चुकी है। भिलाई दुर्ग के धमधा, पाटन, अहिवारा व कुम्हारी की सड़कों पर ये सिटी बसें चलती थी। वहीं ग्रामीणों को भिलाई दुर्ग आने जाने में सिटी बस में कम किराया देना पड़ता था, लेकिन अब लगभग 1 लाख लोगों को बसों की सुविधा बंद होने से ऑटो रिक्शा का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि दुर्ग जिले के पाटन व अहिवारा, धमधा, भिलाई, उतई, कुथरेल जैसे ग्रामीण इलाकों के लिए सिटी बसें वरदान बन चुकी थी। इसे शुरू करने से पुनः यात्रियों की सुविधाएं बढ़ेंगी। तो वहीं निगम ने अपने जानकारी में लगभग 2.5 करोड़ रुपयों में बसों की मरम्मत की जानकारी भेजी है। अब इसके संचालन के लिए निविदा भी हो चुकी है, लेकिन अब तक मामला ठंडे बस्ते में है। कोरोना संक्रमण के कारण विगत 2 वर्षों से बंद सिटी बसों को एक बार फिर से सड़कों पर लाने की तैयारी की जा रही है। दुर्ग जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी द्वारा सिटी बस के संचालन को लेकर वर्तमान स्थिति में बढ़ी डीजल की दरें व श्रमिकों की मांग के अनुसार बढ़े हुए वेतन की संशोधित सूची अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेजी गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस संबंध में निर्णय ले सकता है। छत्तीसगढ़ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में संचालित सिटी बस सेवा को लेकर जानकारी मांगी गई है। एजेंसी से अधिग्रहण करने के बाद इन बसों के मेंटेनेंस में भी बड़ा खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं आम नागरिकों का कहना है कि जल्द से जल्द सिटी बस की सेवाएं शुरू की जाए। हम लोग दुर्ग से आते हैं, जैसे भिलाई जाते हैं, रायपुर जाते हैं तो ऑटो से जाना पड़ता है और ऑटो वाला पैसा भी ज़्यादा लेता है और रुक रुक के जाता है। सिटी बस रहता तो सिटी बस में कम पैसे में और एक बार में चले जाते थे हम लोग, कहीं दिक्कत नहीं होती थी। ऑटो में जाने से बहुत रोक के और सवारी भरने की वजह से लेट भी हो जाता है ऑटो में जाने से। तो सिटी बस चलती थी तो काफ़ी सुविधा होता था और पैसा भी कम लगता था उसमें। तो प्राइवेट बस वाले क्या है ज़्यादा पैसा लेते थे और सिटी बस में क्या कम पैसा लगता था और आराम से बढ़िया चले जाते थे बैठ के। सिटी बस का संचालन को लेकर जो है अर्बन पब्लिक सोसाइटी के माध्यम से 6 बसें जो हैं चलाई जा रही हैं और 6 जो सिटी बसें हैं उनके माध्यम से अलग अलग रूट निर्धारित करके लोगों को सेवा देने का काम किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आगे जो है और भी जो सिटी बस हैं जो भिलाई में है उनको चलाने के लिए 8 जैसे सिटी बस हैं उनकी तैयारी की जा रही है। उनकी परमिट के लिए भी जो है दस्तावेज पूर्ण करने के लिए एजेंसी के माध्यम से प्रेषित किया गया है। और जितने भी सिटी बस हैं जो बनाए जा रहे हैं उस पर प्रगति लाई जा रही है। जैसे जैसे सिटी बस का जो है संधारण का काम हो जाता है और उनके परमिट का और विभागीय कार्य पूर्ण हो जाते हैं, उनको जो है चलाने का काम किया जाएगा। इसकी चूँकि सोसाइटी है इसलिए कई सारे ऐसे जो पहलू हैं जिस पे तैयारियाँ काफ़ी पूर्ण हो चुकी हैं और शीघ्र सिटी बस जो है और भी जो सिटी बस है उनको चलाया जाएगा। सर बाकी जो सिटी बस है ये कहाँ से कहाँ चलेगी, कब? देखिए अभी जैसे ही सिटी बस चालू हो जाता है और सिटी बस की जो विभागीय प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो इसका रूट भी जल्दी तय कर दिया जाएगा। और चूँकि जो विभिन्न रूट है, जो ट्रैफिक वाले रूट है, जो ऐसे रूट थे जिसमें संचालन होते थे जिनमें वाकई में आवश्यकता है, वैसे लोगों को जो है अर्बन पब्लिक सोसाइटी जो है उसका निर्णय करती है, उसके माध्यम से सिटी बस को चलाया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस लाइन दुर्ग में झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारी गण, सुरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि देकर राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप दिनांक 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारी गण,
सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्देश के परिपालन में आज दिनांक 25/5/2023 को पुलिस लाइन दुर्ग में झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारी गण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों की स्मृति में डॉक्टर अभिषेक पल्लव, पुलिस अधीक्षक दुर्ग एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई एवं राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने हेतु शपथ दिलाई गई। दिनांक 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छत्तीसगढ़वासी अपने राज्य में अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। निगम तुहर द्वार अंतर्गत महापौर संघ गोट के जरिए शिविर का आयोजन वार्ड 4 नेहरू नगर में किया गया, जहां महापौर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने निरीक्षण किया। शिविर में आवेदन लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं को महापौर ने गंभीरता से सुना। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक आवेदन का परीक्षण करते हुए निराकरण किया जाए, त्वरित समाधान योग्य आवेदन पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाए। नेहरू नगर वार्ड निरीक्षण के दौरान महापौर ने व्यावसायिक परिसर का जायजा लिया। लोगों ने स्थल पर महापौर से पेवर ब्लॉक लगाने की मांग की, जिस पर महापौर ने व्यावसायिक परिसर के मुख्य सड़कों के दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाने के लिए निर्देशित अधिकारियों को मौके पर ही दिया। शीघ्र ही इस पर भी काम चालू हो जाएगा। शिविर में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री मितान योजना, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शहरी आजीविका मिशन के तहत व्यक्तिगत लोन एवं अन्य योजना से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। महापौर नीरज पाल ने मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्वास्थ्य शिविर में हेल्थ चेकअप कराकर अन्य लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। मेयर ने स्वास्थ्य शिविर में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया। उन्होंने संदेश में कहा कि समय समय पर अपने हेल्थ का चेकअप जरूर कराना चाहिए, ताकि बीमारियों का पूर्व में ही पता चल सके और शीघ्र ही उसका उपचार संभव हो। महापौर ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा भिलाई के पूरे शहर में लोगों को मिल रही है। घर के समीप ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। निःशुल्क परीक्षण एवं निःशुल्क उपचार जैसी सेवा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से मिल रही है। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि जहां भी मोबाइल मेडिकल यूनिट का स्वास्थ्य शिविर लगता है तो वहां अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसका लाभ अवश्य ले। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन के लिए लॉटरी निकाली गई, जिसमें 187 हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया गया। भिलाई नगरपालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन के लिए लॉटरी निकाली गई। 187 हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया गया। आवास मिलने पर महापौर नीरज पाल ने हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। लॉटरी में शामिल होने के लिए सुबह 11 बजे से ही हितग्राही आवास पाने के इंतजार में मौजूद हो गए थे। भिलाई निगम ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। जिन्होंने अंशदान की राशि जमा की थी, उन्हें ही लॉटरी में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मोर मकान मोर चिन्हारी के 10 हितग्राहियों को तथा मोर मकान मोर आवास के तहत 177 हितग्राहियों को आवास का आवंटन किया गया। मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत सूर्या विहार के पीछे तथा माइलस्टोन के पास एवं मोर मकान मोर आवास के तहत सूर्या विहार के पीछे खमरिया, एनआर स्टेट, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे खमरिया, ग्रीन वैली खमरिया, सूर्या विहार के पीछे खमरिया, आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड, अविनाश मेट्रोपोलिस में आवास आवंटित किए गए।
उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने आवास आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। इसी तारतम्य में आवास आवंटन शीघ्रता से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी मनोज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि भूतल में आवास पाने के लिए दिव्यांग आवेदक एवं वरिष्ठ जन को स्वयं का ही दिव्यांग प्रमाण पत्र या वरिष्ठ नागरिक होने का प्रमाण पत्र लॉटरी में शामिल होने के लिए देना होगा। उन्होंने आगे बताया कि 31 मई तक आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। जिन्होंने अब तक अपने दस्तावेज की पूर्ण जानकारी नहीं दी है वो अपने दस्तावेज को पूर्ण कर लें ताकि आवास आवंटन की प्रक्रिया में शामिल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. चली 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 सरकार, देखो देखो जनता के द्वार। विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है। जांच है, कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है। आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है। संपर्क, समीक्षा, समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़ें भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिना अनुमति के लगाए गए जियो टावर को भिलाई निगम ने सील किया। वहीं पूर्व में भी हटाने की समझाइश दी गई थी, लेकिन इसका कोई असर कंपनी को नहीं हुआ। भिलाई नगर पालिक निगम अंतर्गत बिना अनुमति के कंपनी को टावर लगाना महंगा पड़ गया, जिस पर निगम ने जियो टावर को सील करने की कार्रवाई की। वार्ड क्रमांक 21 कैलाश नगर में मनसा कुरुद कॉलेज में अमन कुमार सिंह, महाप्रबंधक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिना अनुमति किए
तथा वासुकी मेमोरियल संचालन समिति के संजीव सक्सेना के द्वारा स्थल पर 4G टेलीकॉम सेवा के लिए बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए मास्टर पोल टावर स्थापित किया गया था। भिलाई निगम ने इसको लेकर पूर्व में अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए जियो टावर को हटाने के लिए कहा था। बावजूद इसके कंपनी के द्वारा टावर को नहीं हटाया गया, जिसको देखते हुए निगम ने विद्युत कनेक्शन को अवरुद्ध कर टावर को सील करने की कार्रवाई की। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी तारतम्य में निगम के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वैशाली नगर की जोन आयुक्त एशा लहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि मनसा कॉलेज कुरूद के कैंपस में बिना अनुमति के कंपनी के द्वारा टावर लगा दिया गया था, जिसकी शिकायत और सूचना प्राप्त हुई थी। पूछताछ में कंपनी के द्वारा परमिशन से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाए गए। टावर स्थापित करने के बाद परमिशन की पेनाल्टी शुल्क के साथ राशि भी जमा करने कंपनी को कहा गया था, परंतु कंपनी के द्वारा इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसलिए निगम के द्वारा जियो टावर को सील बंद करने की कार्रवाई अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है। सीलबंदी की कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त तहसीलदार शमा यदू और उप अभियंता सिद्धार्थ साहू आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सर्व हिंदू समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिला ग्राम कंडरका के मूल निवासी सीमा साहू के साथ गांव के ही एक मुस्लिम युवक द्वारा अभद्र व्यवहार व मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसे सर्व हिंदू समाज ने न्याय दिलाने की मांग को मुख्यता से उठाया है। आपको बता दें कि सीमा साहू गांव में किराना सामान की दुकान चलाती है, जिसमें 26 मई के दिन मुस्लिम युवक द्वारा बीड़ी मांगा गया था, परंतु उस समय दुकान पर बीड़ी उपलब्ध न होने पर महिला ने मना किया। क्रोध में आकर युवक द्वारा धारदार हथियार लेकर महिला के घर में जबरदस्ती घुसकर महिला पर जानलेवा हमला किया। साथ ही उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके विरुद्ध महिला ने युवक के खिलाफ FIR करवाया। कुछ दिन जेल होने के पश्चात जमानत पर छूटकर पुनः वापस आने पर गांव में आतंक का माहौल बनाना शुरू कर दिया। साथ ही महिला को डराने धमकाने लगा। इसके खिलाफ अभी तक कोई कठोर एवं दंडात्मक कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। इसी संबंध में आज सर्व हिंदू समाज ने कलेक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिलकर अतिशीघ्र कार्रवाई करने का निवेदन किया। देखिए, दुर्ग जिले के ग्राम कंडरका, ये कुम्हारी के पास में है ग्राम कंडरका, वहाँ पिछले महीने एक घटना हुई। वो घटना तुलाराम साहू जी हैं, साहू बाहुल्य बस्ती भी है वो। तो तुलाराम साहू जी के यहाँ एक मुसलमान लड़का, उनकी एक किराना दुकान है छोटी सी, मुसलमान लड़का बीड़ी लेने पहुँचा और इनकी बच्ची बैठी थी, बीड़ी मांगा तो बीड़ी नहीं मिली उसको, बीड़ी नहीं थी दुकान में, ऐसा बोल दिया गया। तो वो घर गया, उसने लोहे की रॉड लाई और इनके घर में दरवाजे को लात मार के वो घुसा और माताजी जो हैं वो भागवत देख रही थी, उनको लोहे की रॉड से मारा। अभी भी उनको सांस लेने में तकलीफ है, 1 महीने बाद इसकी इतनी गहरी चोट पड़ी। उसके बाद उनकी बच्ची पे उसने हमला किया, उसको सिर पे रॉड मारा और उसके बाद इनकी पत्नी को कई बार हमला किया और लोहे की रॉड से उनका सिर भी फट गया, अस्पताल में भर्ती रही। और इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी पुलिस की कार्यवाही लीपापोती पूर्ण रही और वो अपराधी तो 2 ही दिन में छूट गया। और तब से जो है ये हमारे तुलाराम साहू जी जो हैं वो लगातार और पूरा परिवार भय में है। इससे हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है, क्योंकि केवल बीड़ी नहीं मिलने के कारण से इतनी बड़ी घटना नहीं की जा सकती। हिंदू समाज का ऐसा, सर्व हिंदू समाज का ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पे इसके पीछे कुछ अभियान है, कुछ सोची समझी साजिश है कि समाज के अंदर भय व्याप्त किया जाए। इसलिए हम लोग ऐसा चाहते हैं कि इसमें जो लिपापोती की गई है उसको न करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो पीड़ित तुलाराम साहू जी का परिवार है उसको सुरक्षा दी जाए। और हम लोग इसके लिए अभी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसकी सूचना भी देने प्रशासन को आए थे कि सर्व हिंदू समाज बहुत चिंतित है इस तरीके के घटनाक्रम से और हम इसमें तो ईंट से ईंट बजाएंगे। मेरे दुकान में वो लड़का, सत्ते के नाम का लड़का, मुसलमान लड़का आया तो बीड़ी लेने, बीड़ी नहीं था तो वो अपने घर चला गया, घर से राड लेकर आया। उसके माता पिता को पूरा मालूम है जो हमला किया है, जिस समय राड लिया ना उस समय उसके पिताजी था मौजूद, उसके माँ था, उसकी पत्नी थी, सबको मालूम है। तो वो उसके बाद उसको ब्रेक नहीं किया है, वो उसको पता है कि घर में अपने गाली गुलज के हम लोग को मारेंगे डांस करके। वो फिर सीधा आया, गेट को लात मार, अंदर घुसा और मेरा पहले माताजी को वार किया है राड से, उसके बाद मेरे लड़की को मारा दुकान घुस के अंदर, उसके बाद मेरे पत्नी था उसको भी मारा राड से, तवा तो हमला किया वो राड से। अभी कलेक्टर महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया, मिले तो आपने? अभी कलेक्टर महोदय ने बोला वही आप जो भी होगा प्रक्रिया करेंगे, उसके लिए ऐसा करके बोला है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से अब ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा, जो कि प्रदेश का पहला पोर्टेबल सिग्नल होगा। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर अब दुर्ग में भी हाईटेक सिग्नल आ चुके हैं। ये हाईटेक पोर्टेबल सिग्नल पूरी तरह से हादसों को रोकने में भी काम करेंगे।
तो वहीं आम जनता को भी ट्रैफिक सिग्नल समझने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। दुर्ग जिले की ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह हाईटेक होने जा रही है। धीरे धीरे हाईटेक सुविधाओं से लैस होने के बाद अब पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल की बारी है, क्योंकि शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े खंभों में लगाकर सिग्नल लगाए जाते हैं। जहां सिग्नल नहीं है वहां मैनुअली ट्रैफिक संचालित किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जहां सिग्नल लगे हैं वहां रखरखाव नहीं होने की वजह से ये सिग्नल समय के पहले खराब हो जाते हैं। सिग्नल की खराबी के कारण कई बार गंभीर हादसे भी हो जाते हैं, तो कई लोगों की जान भी चली जाती है। अब इसी का तोड़ निकालते हुए दुर्ग पुलिस को पुलिस मुख्यालय से पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल प्राप्त हुए हैं। ये सोलर और इलेक्ट्रिकल दोनों से ही संचालित होंगे। ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी स्थान पर लगाया जा सकेगा। ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां स्थायी रूप से सिग्नल की जरूरत नहीं है, वहां पर पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल लगाकर ट्रैफिक को मेंटेन किया जा सकेगा। वहां पर पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल लगाकर ट्रैफिक को मेंटेन किया जा सकेगा। यातायात पुलिस को पुलिस मुख्यालय से एक नग पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल प्राप्त हुआ है और ये सोलर बेस्ड भी है और इलेक्ट्रिक से दोनों से चल सकता है। जहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां पे सोलर प्लेट से इसको चार्ज करके, बैटरी है लगा हुआ है इसमें, इसको चार्ज करके इसका उपयोग किया सकता है। और इसका उपयोग ऐसे स्थानों में जहाँ पे स्थायी रूप से सिग्नल लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कोई VIP ड्यूटी हो गया, कोई मेला हो गया, कहीं पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है या फिर रोड निर्माण हो रहा है या जुलूस निकल रहा है, तो ऐसे स्थानों में जब ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, कम समय के लिए हो गया, तो वहाँ पे इस ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। और इसके लगने से निश्चित रूप से जो ट्रैफिक के जवान लगते थे और जो ट्रैफिक सिग्नल लगेगा तो ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से ट्रैफिक को ऑपरेट कर सकेंगे। अभी ये पहला राज्य में पहली बार इसका खरीदी करके जिले को प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में काफी फायदेमंद रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 11 अप्रैल को मुलमुला के रामा पोल्ट्री फार्म में हुई तोड़फोड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवागढ़ विधायक प्रतिनिधि सहित 9 लोगों पर मामला दर्ज किया। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा के अंतर्गत 11 अप्रैल को रामा पोल्ट्री फार्म में तोड़फोड़, अनाधिकृत रूप में प्रवेश किए जाने की शिकायत फार्म के मैनेजर योगेंद्र राव द्वारा CCTV फुटेज के आधार पर चन्नू चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर नवागढ़ के विधायक व संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे के विधायक प्रतिनिधि सहित 9 लोगों के ऊपर चन्नू चौकी में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रामा पोल्ट्री फार्म में विगत 3 वर्षों से उठने वाली बदबू को लेकर आसपास के ग्रामीण परेशान थे, जिसकी कई बार फार्म संचालक से शिकायत के साथ धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका था। ग्रामीणों की माने तो ग्राम पंचायत के बगैर अनुमति व निर्धारित मापदंड को दरकिनार कर पोल्ट्री फार्म को संचालित किया जा रहा है। वहीं नवागढ़ विधायक के प्रतिनिधि सहित 9 लोगों पर मामला दर्ज होने से जिले में राजनीति गर्मा गई है। दूसरी पार्टियों में मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पूरे प्रकरण में बैठक की मध्यस्थता करने वाले स्वयं गुरुदयाल बंजारे फार्म के CCTV में दर्ज पूरी घटना को देख सकते हैं। इसी बीच बेमेतरा जिले में बिरनपुर हत्याकांड को लेकर पूरे जिले में धारा 144 लागू सहित पूरी फोर्स व्यवस्था हेतु बिरमपुर में लगी थी। ऐसे में क्या आयोजित बैठक को लेकर कलेक्ट्रेट से अनुमति लिया गया था? इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। क्या है 10 तारीख के दिन इसके 2 प्रतिनिधि लोग वहाँ गए थे। किस काम से गए थे, कैसे गए थे, ये तो वो बताएगा जिसका है अपना मुर्गी फार्म वाला। और 11 तारीख को फिर लोग कुछ आदमी गए, फिर दल लेकर के स्वतः विधायक वहाँ गया है और जाने के बाद ये तोड़ फोड़ का जितना भी हुआ है वहाँ पे सैकड़ों लोग थे, मोबाइल में दिख रहा है, सैकड़ों लोगों के साथ जा कर के वहाँ दंगा प्रसाद तोड़ फोड़ किया गया है। ये धारा 144 का उल्लंघन है। हम इस पर कलेक्टर से कार्रवाई मांग करते हैं और हफ्ता भर के समय दिए। हफ्ता भर में अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग फिर उग्र आंदोलन करेंगे। जी, आसपास के गांव के उससे भी बहुत दूर दूर से भी कुछ लोग आए हैं आके। पहला ये वो किया, हमारे को तोड़ फोड़ करेंगे ऐसा ऐसा करके थोड़ा डराया था। हमने हाथ जोड़ा है, भैया आपको क्या चाहिए? वो बोला हम ऐसा बदबू आ रहा है, ये है वो है। भैया हम उसको दूर कर देंगे, हम पैसा भी तो अभी कम है फिर भी, और वो भी ना रहे जैसा हम करेंगे, लेकिन हमको समय चाहिए 3-1 महीना में पूरा एक मिशन फिट करके हमने करवा देते हैं। वो कुछ लोग सुना जैसा ही है, मगर और कुछ लोग ने विधायक को बुलाया था, स्थानीय विधायक ने, वो आने के बाद फिर वो अंदर आ गया। सभी लोग अंदर बाहर ये वो करके लूटपाट, और कुछ हमारा कैंटीन का सामान थे वो भी लूट के लेकर गए। अंडे को फोड़ दिया, डीजल है तो उसको टैंक को तो पूरा नीचे में ये करवा के कुछ करने का कोशिश किया है, मगर ये नहीं हुआ। और वहाँ जो भी कर्मचारी है उनको बहुत डराया है, मारपीट किया है और मेरे साथ भी किया है।
अभी तो कुछ मुर्गी वगैरह कुछ मरा हुआ है, कुछ अंडे का ये वो है, लगभग पूरा भी हो रहा है सर, फिर भी है ना 10 से 12 करोड़ तक नुकसान हो सकता है। 12 करोड़ के आसपास आपने चंद्रू थाने में लिखित में नामजद शिकायत की है? हाँ जी जी, किया हुआ है जी। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले डोंगरगढ़ के जनपद पंचायत के सभा कक्ष में फॉल सीलिंग गिरने से हड़कंप मच गया। उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते किसी भी तरह की कोई जनहानि या बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। आपको बता दें कि सभा कक्ष में सचिवों की बैठक भी होनी थी, जिसे इस घटना के बाद आगे पोस्टपोन किया गया। वहीं पूरे मामले में जनपद सीईओ दिव्या ठाकुर ने कहा कि लगभग 10 लाख की लागत से इसका निर्माण 2-4 महीने पहले ही पूर्ण हुआ है। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष भावेश सिंह ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और स्क्रू गिरने से 2-4 शीट ही गिरी है, पूरा सीलिंग नहीं गिरा है। वहीं पूरे मामले में जनपद सदस्य रवि अग्रवाल ने कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने जनपद सीईओ पर नियम विरुद्ध आरईएस के स्थान पर इस सभा कक्ष निर्माण में ग्राम पंचायत बिच्छी टोला को कार्य एजेंसी बनाने का आरोप भी लगाया है और जनपद सीईओ पर कार्रवाई की मांग की है। इसमें ये 10 लाख राशि से स्वीकृत हुआ था। निर्माण कार्य अभी पूर्ण हुआ है। कितने महीने हो? एग्जैक्ट 2-4 महीने ही हुए हैं। 2-4 महीने में क्षतिग्रस्त हो गया? क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, सिर्फ वो फॉल सीलिंग 2 ठो गिरा था बस। कार्य एजेंसी सरपंच है, बिच्छी टोला सरपंच को बनाया गया है कार्य एजेंसी। अभी मुझे भी इसकी जानकारी मिली है और जो भी इसमें क्यों गिरा है इसकी हम लोग जांच करवा लेंगे जनपद स्तर पर और उसको निर्देशित किया जाएगा सुधार कार्य के लिए। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था, ऐसी भी जानकारी? कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक नट के गिरने से भी हो जाता है, पूरा सीलिंग नहीं गिरा है, 2 शीट प्लास्टिक की गिरी ऐसा बता रहे हैं जनपद के हमारे जो सम्मानीय कर्मचारी लोग हैं। मुझे भी कुछ देर पहले जानकारी मिली कि जनपद पंचायत के सभा कक्ष की सीलिंग गिर गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बताना चाहूँगा कि जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नियम के विरुद्ध बिच्छी टोला ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया, जो कि नियम के विरुद्ध है। सबसे पहली कार्रवाई तो जनपद पंचायत सीईओ के ऊपर होनी चाहिए, जिन्होंने नियम विरुद्ध अपनी मर्जी से किसी ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया। पंचायती राज अधिनियम में कहीं पर नहीं कहा जा सकता कि ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के काम में एजेंसी बने। दूसरी बात, जनपद पंचायत की बिल्डिंग में जहां पर पूरे इंजीनियर और एसडीओ तकनीकी लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर अगर इस प्रकार से गुणवत्ताहीन काम हुआ है तो आप कल्पना कीजिए इन्हीं इंजीनियर के भरोसे जंगल के क्षेत्र में किस प्रकार से काम होता होगा और किस प्रकार से गुणवत्ताहीन काम होता होगा। तो दूसरी कार्रवाई तो उस इंजीनियर और एसडीओ के ऊपर होनी चाहिए जिनको इनकी जवाबदारी थी। आपको बताना चाहूँगा कि हम भी पिछले कार्यकाल में 2016-17 में जनपद विकास निधि से ऊपर के एल आकार में हमने निर्माण काम कराए थे। उस पर 15 लाख रुपया हमने आरईएस को एजेंसी बना के आरईएस के माध्यम से टेंडर के द्वारा काम कराया था, परंतु इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करना है करके जनपद पंचायत डोंगरगढ़ ने किसी ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया, जो कि नियम विरुद्ध है। ग्रैंड न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जम्बुलकर की रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में आए चोरों ने राजनांदगांव शहर के 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी किए थे। बीते 13-14 अप्रैल की रात राजनांदगांव शहर के स्टेट बैंक कॉलोनी के सूने घर पर चोरी की वारदात हुई थी। यहां अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी रकम की चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी हुई है। इसी बीच 15 मई को फिर से शहर के आरके नगर क्षेत्र में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात और 15-16 मई की दरमियानी रात हुई चोरी के आरोपी का हुलिया एक जैसा ही दिख रहा था। वहीं आरोपियों के द्वारा चोरी करने का तरीका भी समान था। सीसीटीवी फुटेज में मिले हुए हुलिये के आधार पर पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी रही और मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी दुर्ग और बिलासपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि आरोपी आदतन चोर हैं और इनके खिलाफ 40 चोरी के मामले प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। वही क्षेत्र में निवास करता है दुर्ग का। इसको लाकर पूछताछ करने पर शुरू में तो ये बताया नहीं कि मैं नहीं हूँ साहब। फिर लगातार पूछताछ करने पर टीम के द्वारा थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने पर इसने अपना गुनाह कबूल किया है और इसने अपना एक साथी असगर खान, जो कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र बिलासपुर का रहने वाला है, ये भी पहले इस प्रकार के अपराधों में गया है। ये दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम दिए थे और एक 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात इसी साल के और एक 15-16 मई की दरमियानी रात, जो कि फुटेज में भी आया है। और इस आधार पर इनको पकड़ा गया और इनके पास से सोने चांदी के जवाहरात लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास का बरामद किया गया है और इनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।
ग्रैंड न्यूज के लिए राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट। बालोद जिले के हर्राठेमा रेत खदान में बीती रात्रि 4 नकाबपोश लोगों ने खदान के कर्मचारियों पर चाकू और रॉड से हमला कर 30,000 नगद 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। दरअसल घटना बीते देर रात्रि की है, जहां 4 नकाबपोश रेत खदान पहुंचकर मुंशी संदीप यादव के ऊपर चाकू से वार कर और मुंशी राहुल साहू व हाईवा चालक राम सिंह मौर्य पर राड से हमला कर मुंशी के पास रखे 30,000 नगद 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज आरोपियों के खिलाफ बालोद थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाकर 4 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये थाना बालोद अंतर्गत हर्राठेमा गांव में जहां पे रेत का काम चल रहा था, वहां पे राहुल साहू और संदीप यादव और एक ड्राइवर काम पे थे, जिसमें 4 लोग आए थे और वो लोग संदीप यादव को चाकू से और राड से मारपीट किए हैं और राहुल साहू और जो ड्राइवर था उसको राड से मारपीट किए। संदीप यादव के पास से 30,000 रुपये एवं 2 मोबाइल लूट कर ले गए, जिसमें धारा 394 IPC बालोद में कायम किया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। बड़ा सवाल तो यह है कि आज भी जिले के कई रेत खदान में बेधड़क दिन और रात नियम के विरुद्ध चैन माउंट लगा नदियों का सीना छलनी कर रेत का खनन किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन मौन बैठी हुई है। यही वजह है कि रात के अंधेरे का फायदा उठा आरोपियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देकर चाकू से हमला कर फरार हो गए। ग्रैंड न्यूज के लिए बालोद से किशोर कुमार साहू की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।